फिर पेज 3 की शुरुआत में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले बड़ा आइडिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर का ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग नेटवर्क है। इसे ऐसे समझो, सेल एक बड़ा शहर है, न्यूक्लियस इसका ब्रेन है, RER और SER फैक्ट्रीज हैं, गोल्गी पैकेजिंग सेंटर है, वेसिकल्स डिलीवरी ट्रक्स हैं, लाइसोसोम रिसाइकलिंग या तोड़ने वाला सेंटर है, और वैक्यूम स्टोरेज हाउस है। अब एक एक करके समझते हैं। न्यूक्लियस सेल का दिमाग है और इसका आउटर एनवेलप ER के साथ जुड़ा हुआ होता है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के सबसे पास होता है और इसकी सरफेस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए दानेदार या रफ दिखता है। इसका काम है प्रोटीन्स बनाना और उन्हें आगे भेजना। मीट के लिए याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब RER। अब SER यानी स्मूथ ER, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। इसका मेन काम है लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाना और लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो लिपिड और स्टेरॉयड सिंथेसिस याद करो तो बोलो SER। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस समझो। ER से बनी प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ आते हैं। एंट्री साइड को कहते हैं सिस फेस, जहाँ से मटेरियल अंदर आता है, और एग्जिट साइड होती है ट्रांस फेस, जहाँ से प्रोसेस्ड मटेरियल बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ है ग्लाइकोसाइलेशन, यानी प्रोटीन्स या लिपिड्स पर शुगर टैग लगाना। ये टैग पार्सल पर एड्रेस लिखने जैसा होता है, जो बताता है कि ये सामान सेल के अंदर किसी ऑर्गेनेल में जाना है या सेल के बाहर भेजना है। लाइसोसोम बेसिकली गोल्गी से बना हुआ एंजाइम भरा हुआ बैग है, जो पुराने या बेकार पार्ट्स को तोड़ता है। वैक्यूल को स्टोरेज गोडाउन समझो, पानी, आयंस, फूड और वेस्ट सब यहाँ स्टोर हो सकते हैं। वेसिकल्स छोटे डिलीवरी पार्सल्स है। पूरी लाइन याद रखो, RER बनाता है, SER बनाता है, गोल्गी पैक करता है, वेसिकल ले जाता है, लाइसोसोम तोड़ता है, वैक्यूल स्टोर करता है। अब अगले पेज पर ER की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ER एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। इसमें सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। ER सेल के अंदर दो स्पेसेस बनाता है, एक ल्यूमिनल स्पेस यानी ER के अंदर की कैविटी, और दूसरी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस यानी ER के बाहर बचा हुआ साइटोप्लाज्म। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, RER न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। SER लिपिड स्टेरॉइड्स बनाता है और लिवर में डिटॉक्स करता है। ट्रांसपोर्ट की लाइन फिर से याद रखो, ER से वेसिकल बनता है, वो गोल्गी तक जाता है, वहां मॉडिफिकेशन होता है, फिर फाइनल डिलीवरी। तो पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल है। सेल जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स कमिलो गोल्जी ने 1891 में डिस्कवर किया था, और ये न्यूक्लियस के पास मिलता है, क्योंकि जो भी मटेरियल एयर में बनता है वो आगे गोल्जी में प्रोसेस होने आता है। इसे कहते हैं डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब माइक्रोस्कोप में स्टेन डालने पर ये डार्क नेटवर्क जैसा दिखता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी कई सारे फ्लैट डिस्क जैसी सैक लाइक फ्लैटन स्ट्रक्चर से बना होता है, जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। एक गोल्जी में लगभग 4 से 8 सिस्टर्ने हो सकती हैं, जिनका डायमीटर करीब 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ये पैरेलल अरेंज्ड होती है और कॉन्सेंट्रिकली भी अरेंज हो सकती है। इसकी सारी फेसेस डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं करती, लेकिन फंक्शनली इंटरकनेक्टेड होती हैं और मिलकर एक रेटिकुलर नेटवर्क बनाती हैं। अब डायग्राम वाला पार्ट देखो। यहाँ बोला गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल का पोस्ट ऑफिस है। जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर आता है, उसे सॉर्ट करते हैं, पैक करते हैं और फिर डिस्पैच करते हैं, वैसे ही गोल्जी ER से आए प्रोटीन्स और लिपिड्स को प्रोसेस, मॉडिफाई, पैक करके सही जगह भेजता है। डायग्राम में न्यूक्लियस के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहां से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलते हैं। ये वेसिकल्स गोल्जी तक मटेरियल लाते हैं, जहां से आगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल या लाइसोसोम बनता है। सिक्रेटरी वेसिकल मतलब वो वेसिकल जो सेल के बाहर सब्सटेंसेस रिलीज करता है। अब सिस फेस और ट्रांस फेस समझो। सिस फेस, जिसे फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ये ER से आया मटेरियल रिसीव करता है, और ट्रांस फेस, जिसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं, ये प्रोसेस्ड मटेरियल को डिस्पैच करता है। डायग्राम में फ्लो दिया है, ER से गोल्जी सिस फेस, फिर प्रोसेसिंग, फिर गोल्जी ट्रांस फेस, फिर वेसिकल्स और फाइनली डेस्टिनेशंस जैसे मेम्ब्रेन, लाइसोसोम या सिक्रीशन।
अब की फंक्शंस, पहला प्रोटीन्स और लिपिड्स की प्रॉपर पैकेजिंग ताकि वो सही जगह पहुंच सके। दूसरा ग्लाइकोसिलेशन, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स पर शुगर टैग्स लगाना ताकि वो पहचान और टारगेटिंग सही से कर सकें। तीसरा लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम सेल का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेकर चलता है और वेस्ट को तोड़ता है। इसे आसान तरीके से याद रखने के लिए CPGL याद रखो, सिस्टर्ने, पैकेजिंग, ग्लाइकोसिलेशन, लाइसोसोम। तो एक लाइन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल का पोस्ट ऑफिस है जो चीजों को मॉडिफाई, पैक, सॉर्ट और डिस्पैच करता है। यही इस पेज का पूरा डीप ओवरव्यू है। सेल मतलब लाइसोसोम को सेल का सफाई करने वाला ऑर्गेनेल बोला गया है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइसिस मतलब तोड़ना और सोमा मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर। तो लाइसोसोम वो जगह है जहाँ सेल के अंदर चीजों की तोड़फोड़ होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। डायग्राम में दिखाया गया है कि इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक पीएच 4 से 5 पर एक्टिव रहते हैं। एंजाइम्स के टाइप भी दिए हैं, प्रोटीएस प्रोटीन तोड़ता है, एमिलेज स्टार्च या कार्ब्स तोड़ता है, लाइपेज फैट्स को तोड़ता है, न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए तोड़ता है। अब लाइसोसोम करता क्या है? ये सेल के अंदर डाइजेशन करता है, पुराने या खराब ऑर्गेनेल्स को ब्रेक कर देता है, बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है और सेल को साफ और हेल्दी रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीएच मैकेनिज्म। साइटोप्लाज्म का पीएच होता है लगभग 7 यानी न्यूट्रल, लेकिन लाइसोसोम के अंदर पीएच 4 से 5 एसिडिक रहता है। ये कैसे होता है? H+ पंप ATP यूज करके प्रोटॉन अंदर भेजता है जिससे अंदर एसिडिटी बनी रहती है। याद रखो, अगर पीएच एल्कलाइन हो गया तो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, एसिडिक में खुश या एल्कलाइन में बंद। फिर लिखा है लाइसोसोम एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है, मतलब ये अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। अब नीचे वैक्यूल का हिस्सा आता है। वैक्यूल को सेल का स्टोर हाउस बोला गया है क्योंकि स्टोरेज का काम करता है। प्लांट सेल में ये सेल के लगभग 90% तक जगह ले सकता है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है। अंदर जो लिक्विड होता है उसे सेल सैप कहते हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। इसमें पानी, वेस्ट, एंथोसायनिन, पिगमेंट, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, आयंस, शुगर सब हो सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट का हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिर भी अगर और मटेरियल अंदर डालना है तो सेल एनर्जी यूज़ करेगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। टोनोप्लास्ट इसमें हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ वैक्यूल भी दिखाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एमीबा में होता है, एक्सेस पानी बाहर निकालता है और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट्स में तब बनता है जब वो खाना अंदर लेते हैं। ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। तो शॉर्ट याद रखने लायक बात यह है, लाइसोसोम इक्वल्स ब्रेक डाउन प्लस सफाई प्लस एसिडिक एंजाइम्स, वैक्यूल इक्वल्स स्टोरेज, टोनोप्लास्ट, सेल सैप। बस इसे ऐसे एक फ्लो में याद रखो, डायग्राम अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और क्लोरोप्लास्ट असल में बैक्टीरिया जैसे अलग ऑर्गेनिजम्स थे जो बाद में यूकैरियोटिक सेल के अंदर आकर हमेशा के लिए रहने लगे। इसीलिए इन दोनों में बैक्टीरिया जैसी कई बातें मिलती हैं। अब सिमिलैरिटीज एक एक करके। सबसे पहले साइज, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का साइज बैक्टीरिया जैसा ही होता है। फिर डीएनए, इनका अपना डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में भी होता है। फिर राइबोसोम्स, इनमें 70s राइबोसोम्स होते हैं और ध्यान रहे यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम्स होते हैं। तो ये एक क्लासिक नीट ट्रैप है। और फिर डिवीजन, ये बैक्टीरिया की तरह फिशन से डिवाइड करते हैं, यानी 1 से 2 बन जाते हैं, न्यूक्लियस की तरह माइटोसिस नहीं करते। अब नेक्स्ट हेडिंग है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, तो ये अपनी कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। पर सारी प्रोटीन्स नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। अब राइट साइड जो डायग्राम है वो एक यूकैरियोटिक सेल दिखा रहा है जिसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम साइज और फिशन डिवीजन दिखाया गया है और कंपेयर किया गया है कि बाकी ऑर्गेनेल्स नॉन ऑटोनॉमस होते हैं और 100% डिपेंडेंट।
अब अगला बड़ा टॉपिक नीचे पेज पे है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एनसीईआरटी के हिसाब से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं। ईआर, गोली कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये लाइन बहुत हाई यील्ड है, याद रखना। अब पहला सवाल आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन से कौन सी चीज आसानी से पास नहीं करेगी? मेम्ब्रेन का बीच वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, तो जो भी हाइड्रोफिलिक पार्ट वाला सब्सटेंस होगा उसे दिक्कत होगी। इसीलिए आंसर है सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मॉइटी। ट्रिक दी है, हाइड्रोफोबिक भैया अंदर, हाइड्रोफिलिक दीदी बाहर। दूसरा सवाल, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास कौन सी लेयर होती है? बाहर से अंदर, याद रखो, मिडिल लेमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास सेकेंडरी वॉल ही हुई, सो आंसर सेकेंडरी वॉल। आखिर में ईआर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये छोटी छोटी नलियों का नेटवर्क लगता है। ईआर दो तरह का होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर पे राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग में लगा रहता है। स्मूथ ईआर पे राइबोसोम नहीं होते, तो ये लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाता है। ट्रिक सिंपल है, रर राइबोसोम वाला यानी प्रोटीन वाला, और एसईआर साफ वाला यानी लिपिड वाला। बस ये पूरा फ्लो याद है तो नीट में इस पार्ट से सवाल पक्का बनेगा। ब्रिटिश एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड डायग्राम। कैमिलो बोर्जी ने 1898 में इसे खोजा था। यह एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक चपटी थैली जैसी सिस्टर्नी होती है। साइज लगभग 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक। अब कॉन्सेप्ट को समझो, सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है। सी स्पेस फॉर्मिंग फेस होता है, उधर से ईआर से मटेरियल रिसीव होता है, और ट्रांसफेस यानी मैच्योरिंग फेज से पैकेज बाहर निकलता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का मुख्य साइट है। इसे ग्लाइकोसिलेशन भी कहते हैं। राइट साइड पर मेमोरी लाइन है, सेल का पोस्ट ऑफिस पता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा है, ईआर से पैकेज आया, गोल्जी ने टैग लगाया, सॉर्ट किया, फिर पैक करके डिलीवरी लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिक्रीशन के लिए। अब नीचे लाइसोसोम वाले पार्ट पर आते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, अंदर एसिडिक पीएच 4 से 5 होता है जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। काम क्या? सेल के अंदर पाचन, पुराने पार्ट्स तोड़ना, सेल को साफ और हेल्दी रखना। एंजाइम्स याद रखो, प्रोटीज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अगर पीएच एल्कलाइन हो गया तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। अब वैक्यूल। वैक्यूल को स्टोर हाउस कहा गया है। इसकी झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। अंदर सेल सैप होता है जिसमें पानी, मिनरल, अमीनो एसिड, आयंस, शुगर, वेस्ट और पिगमेंट हो सकते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल लगभग 90% जगह घेर सकता है। अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और टोनोप्लास्ट का अगेंस्ट ग्रेडियंट पंपिंग करता है। टाइप्स याद रखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। फूड वैक्यूल प्रोटिस्टा में खाना घेर कर बनता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिन्स पार्ट नहीं है। मैचिंग वाला याद रखो, एसईआर लिपिड सिंथेसिस, आरईआर राइबोसोम के साथ प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी शुगर टैगिंग, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन। और जो पोस्ट ऑफिस रूल है उसे दिमाग में रखो, टी प्रोटीन ईआर से आते हैं, ओ ऑर्गेनाइज करता है गोल्जी, एस सिक्रीट यानी वेसिकल्स भेजते हैं, टी टारगेट सही जगह पहुंचता है। तो कुल मिलाकर गोल्जी सॉर्ट और डिलीवरी का बॉस है। लाइसोसोम सफाई टीम है, वैक्यूल स्टोर हाउस है, और ये चारों मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कोऑर्डिनेटेड काम चलाते हैं। यही पूरा सार है। चेन मतलब ये 3 पेज का कॉम्बाइंड ओवरव्यू है। अब पेज 13 पे लिखा है मिक्स्ड ऑर्गेनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8 है, मैच द लिस्ट। यहाँ गोल्जी apparatus ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है, मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़कर मॉडिफाई करता है। फिर एससीआर यानी स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है और आरे आरे यानी रफ या प्रोटीन बनाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया की तरह बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। तो आंसर दिया है ARBSCPDQ। अब क्वेश्चन 9 में ट्विस्ट है। एक ऑर्गेनल एक्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनल वाई जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ एक्स है ER क्योंकि ER रफ एंड स्मूथ दो प्रकार का होता है और ये फर्क राइबोसोम की वजह से होता है। राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो एक्स है ER और वाई है राइबोसोम। अब क्वेश्चन 10 लाइसोसोम पर है। स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ये सही है। दूसरा हाइड्रोलिसिस होते हैं, ये भी सही है। तीसरा कहा गया है बेसिक पीएच, ये गलत है क्योंकि लाइसोसोम एसिडिक होता है। चौथा लिखा है फॉर्म्ड इन RER, ये भी गलत है। लाइसोसोम गोल्जी apparatus से फॉर्म होता है और पांचवा न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कर सकता है, ये सही है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। तो सही स्टेटमेंट्स है तीन, पहला दूसरा और पांचवा। राइट साइड पे क्यों चाहिए ऑर्गेनल जानकारी सलीम सर स्टाइल में लिखा है। नीचे विजुअल में राइबोसोम से RER और प्रोटीन सिंथेसिस दिखाया है, फिर गोल्जी से लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया फिशन। छोटे कार्टून से यही कॉन्सेप्ट्स रिपीट किए गए हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। पेज 14 पे होमवर्क चेकलिस्ट है आज के टॉपिक के लिए। लाइव आंसर दिए मेडिसिन